अभी तक हमारी वीडियो को यानी कि पहली और दूसरी नहीं देखी तो आप देखें जाके पूरी वीडियो, और वहाँ पर आप पाएंगे कि हम बायोलॉजी के जितने PYQ हैं वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो आप शुरू करिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये मैंने आज चैप्टर जो लिया है प्रैक्टिस नंबर जो सेट है हमारा वो तीसरा है, ठीक है। इसके पहले 2 हो चुके हैं, वो देखिएगा। तो लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक जो है अधिकांश प्राकेंद्रिकों जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है। तो इसमें देखो बेटा, केंद्रक तो मौजूद होता है, ठीक है। केंद्रक होता मौजूद है लेकिन वो यानी कि उसको बोल सकते हैं अपरिपक्व होता है पूरा, ठीक है। मौजूद नहीं होता है, ना के बराबर मान लो। अगर बात करें यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है इसमें होती है, और केंद्रक झिल्ली जो है राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं राइबोसोम भी होता है, कोशिका भित्ति भी होती है, और कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं आप लोग कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जीव द्रव्य होता है तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति भी होती है। जब कोशिका भित्ति है तो कोशिका द्रव्य का होना जरूरी है, और यहाँ पे 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है पुरानी प्राचीन, और कैरियोटिक्स मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक जिसको बोलते हैं आप। तो उस तरह से हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि केंद्रक झिल्ली यानी कि नहीं होती है, और यहाँ पर सेल वॉल भी नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिटेल भी है बेटा, अगर चाहो तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो। केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश, ठीक है, प्रकेंद्रिक मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोहरी परत की एक झिल्ली और केंद्रक जो चारों ओर से घेरे रहती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतः प्रजालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की, लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1865 में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए उनमें इनमें से किसकी आवश्यकता होती है बेटा? तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12 और O6 होता है। ये ग्लूकोज है, ये हमारा किसके साथ? ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाएगा क्या बेटा? ये बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP ऊर्जा। और ये प्रोसेस हमारा कहता है क्या कहलाएगा, ये बताना है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बेटा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि अगर इक्वेशन को देख पा रहे होंगे तो हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। आपके सुनहरे अक्षरों में लिखा भी है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पर अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? बेटा ऊर्जा मुद्रा का मतलब है, इसने पूछा है कि यूनिट क्या होती है ना। तो ATP होता है, ATP का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बी होगा। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया जो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से होती है, इसीलिए इसकी ऊर्जा की मुद्रा बोला था। तो ATP आंसर हो जाए। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है या जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवित कोशिका कई प्रकार की हो सकती है, जैसे चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने के लिए आवेग और मांसपेशी संकुचन, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। किस कोशिका की आत्महत्या यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है बेटा? यानी कि सेल ऑफ द विच सेल ऑफ द सुसाइडल बैग, ठीक है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? सबको पता है,
लाइसोसोम को कहते हैं बेटा, ये ऊर्जा देता है। केंद्रक तो अब प्रोकैरियोटिक में होता नहीं है, यूकैरियोटिक में होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है आगे बताएंगे। तो आंसर डी लगाना बेटा, ठीक है। 43 हो गया। इसका आंसर आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी छिपा नहीं है बेटा, सब कुछ आपके सामने है। डी ऑप्शन देखो है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए अपने आप ही पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकोलिक एंजाइम होते हैं, यानी कि HCl होता है बेटा। HCl जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसका pH मान जो है 4.5 से 5 तक की अम्लीय होता है लाइसोसोम का। तो ये याद रखने पॉइंट है, लाइसोसोम का pH मान 4.5 से 5 हमारा होता है। जब 7 से नीचे वैल्यू हो तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 44। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, है ना, 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। बेटा आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो कोशिका में 6 कार्बन, मान लो कि C6H12 और O6, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया था, है ना। अब इसको हम लोग जब बनाएंगे तो CO2 H2O और ATP के रूप में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऊंचा है 6 कार्बन वाले अणु, ये वाला मानो अणु है, और 3 कार्बन चाहिए इसको, तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। तो आंसर कोशिका द्रव्य उसको बोलेंगे बेटा, है ना। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो आप, जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो तो पता चल जाएगा आंसर क्या है। जब कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले, ठीक है, C6 मान लो कि C6 है और यहाँ पे कार्बन 3 ले लिया गया। अणु पायरूवेट में विखंडित प्रक्रिया क्यों कोशिका द्रव में होती है। तो कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में होता है। कोशिका झिल्ली मतलब जो सेल वॉल है ना, इस तरह से कह सकते हो। ये सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है ना, और फिर यहाँ पे केंद्रक बैठा हुआ है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ था कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, यहाँ पे केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, पाए जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय और राइबोसोम बोलते हैं। ये सब कुछ होते हैं यूकैरियोटिक में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य ही हमारा एनर्जी का निर्माण करता है, लेकिन कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो इस तरह कन्फ्यूजन तो ग्रेट है, लेकिन आप सही से इसको ध्यान रखिए। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक मतलब पहले से जो विचार है। अभी मैंने बोला राइबोसोम की उप इकाई, जब 70S मैंने बोला तो 70S को किस तरह से जोड़ते हैं, 50 और 30, ठीक है, 50 और 30 S से जोड़ते हैं। तो 50 क्या बड़ा यूनिट होगा, 30 क्या हो छोटा, तो 50-30 किसमें, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप देख भी सकते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े और 15 से 20 नैनोमीटर आकार का होता है। दो उप इकाई 50 और 30 बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 46 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसको करिए, क्या लिखा हुआ है देखो, प्राकेंद्रिक की कोशिका जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्प में गलत हमें टिक करना है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, तो ये वाला तो सही है, ठीक है। अत्यधिक छोटा आकार, जब केंद्रक नहीं है, केंद्रक से छोटा क्या हो सकता है। आगे देखो, एकल गुणित गुणसूत्र यानी कि जो DNA होता है वो एकल गुणित होता है, और ये कैसा होता है, ये होता है हमारा गोलाकार टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पाएंगे कि क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अत्यधिक छोटा आकार ये तो हमारा सही है, एकल गुणसूत्र होता है ये सही है, ठीक है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काब
केंद्राकाब कहलाता है, ये भी सही है। और झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह से ये बनेगा। प्राकेंद्रिक कोशिका की प्रमुख विशेषता ये है कि अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्री होता है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाब कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक की खास विशेषता इनमें से क्या नहीं है, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी नहीं है। बाकी ये सबसे छोटा होता है, एकल गुणसूत्र होते हैं और इसका नाभिकीय केंद्राब कहलाता है। 47 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि जो एटीपी है, फॉस्फेट यानी कि ट्राइफॉस्फेट कह सकते हो, ठीक है, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब लिंकेज को जल उपयोग करके तोड़ा जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 30.5 किलो मोल ऊर्जा जो है रिलीज होती है या मुक्त होती है, 30.5। तो इस तरह से याद रखना बेटा, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल उपयोग करता है तो हम 30.5 किलो मोल याद रखेंगे, ये हमारा आंसर सही होगा। आइए इसका डिटेल देखो। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य प्रक्रिया सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। ऊष्मा शोषी यानी कि हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक अभिक्रिया जो रिएक्शन होती है। इस प्रकार जब पानी का एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज से जोड़ा जाता है 30.5 किलो मोल ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, बस चलते हैं बेटा 48 वाले पे। देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, यानी जो टॉक्सिक होते हैं उनको कौन मारता है। तो आपने सुना होगा ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको ईआर के नाम से जानते हैं। यही क्या करता है, ये जो विषाक्त पदार्थ होते हैं और औषधि होते हैं उनके प्रभाव को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो उसको हम लोग हिंदी में अंतः द्रव्य जालिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऊर्जा बनाता है, राइबोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं, जे अगर प्रोकैरियोटिक है तो 70 होंगे, अगर यूकैरियोटिक है तो 80 होंगे, ठीक है। तो गोल्जी काय हमारा अलग टाइप का होता है वो हम लोग देखेंगे आगे। ये डिटेल है, आप देख सकते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। झिल्ली दार कोशिका इनका प्रमुख विषाक्त है। औषधियों को खत्म करने का काम ईआर ही करता है। आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्या है ये, किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो चपटी कोशिकाएं हमारी किस में होती हैं, सल्की जिसको बोलते हैं स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है। सॉरी। तो सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बेटा वो पढ़ लेना आप अपने आप। कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ये तो गलत है, ये तो सही है। श्वसन की प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, पायरुविक, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। पायरुविक अम्ल होता है और ये प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये दोनों सही है। और ये भी तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल विघटित होता है, नहीं एटीपी बनता है, इसीलिए ये वाला सही मतलब जो लिखा है गलत लिखा है, तो इसीलिए यही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 51 चलते हैं। 51 में क्या कहा जा रहा है देखिए, एसीआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कशेरुकीय एकीकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो ईआर का काम होता है औषधियों विषयों को ठीक है मारना, और जो ईआर का काम होता है वही एसीआर का काम होता है, ठीक।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है और कहाँ पे? यकृत यानी लीवर में। तो औषधियों और विषों के निराविषीकरण में ये सहायक होता है। लिपिड और प्रोटीन जटिल ये नहीं। तो आंसर हमारा पहला सही होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? चिकनी झिल्ली में वो परत पाई जाती है जिसका कार्य औषधि विषों को विषीकरण निर्मुक्त करने का होता है। 52 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि नीचे AB 2 प्रकार की कोशिका विभाजन दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? तो कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? विभाजन B कब और कहाँ होता है? तो आइए देखते हैं। कौन सा था? 52। तो इस तरह से ये बनाया गया बेटा, तो इसको देखना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो है C ऑप्शन सही होगा। कैसे? और देखते हैं। C ऑप्शन सही है उसका, यानी कि A एक समसूत्री विभाजन, B एक अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों के निर्माण के जनन योग्य कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। ये जो बनाया गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम दिया गया है और ये B वाला डायग्राम, ये A और ये B। तो इस तरह से ये आप कर पाओगे। समसूत्री में क्या होता है? 2n में समसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2n में डिवाइड होती है सेल और इसमें 4n में डिवाइड होती है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री में 2 युग्मक होते हैं के लिए जनन कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में अर्धसूत्री होता है, यानी कि युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाएं जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन 2 प्रकार की होती हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो गैमेट जिनको बोलते हैं वो है। अब देखिए ये वाला क्या लिखा है? निम्न में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका की प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो इसको राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, यानी कि कोशिकीय घटकों का कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम RNA और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है। अगला है क्वेश्चन, देखिए किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ATP के रूप में ऊर्जा रिलीज होती है। यूकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो नई और नवीनतम होती है। तो हम यहाँ पर कोशिका को आत्महत्या थैली जब बोला जाता है तो आप लाइसोसोम को बोलेंगे। ठीक है, ये बहुलक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड और RBC यानी HCl बहुत ज़्यादा बना देता है, तो इसी वजह से आंसर। अब चलते हैं हम लोग 55 की ओर। 56 में क्या कहा जा रहा है? देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है मेरे पास। बोला जा रहा है नहीं किस कोशिकांग को कोशिकांग की आत्महत्या थैली कहा जाता है? तो आप लाइसोसोम सीख चुके हैं, तो यहाँ टेंशन नहीं है। क्यों होता है? HCl ज़्यादा एंजाइम कनेक्ट करता है, इसी वजह से। 57 वाला देखिए क्या लिखा हुआ है? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है? वायरस पे नहीं लागू होता है, यानी विषाणु पर लागू नहीं होता है, आप देख सकते हैं। और कवकों, जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो यानी कि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी बोली जाती है। 58 देखिए बोला जा रहा है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो रॉबर्ट हुक ने एक कह सकते हो कॉर्क का पेड़ था। ठीक है, कॉर्क की छाल जो है उससे पता लगा है। पेड़ के पत्तों के ये नहीं है, छिलके के, प्याज के छिलका भी नहीं था, रक्त का भी नहीं था, कॉर्क था। D ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा। 1665 की बात थी। और कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज अगर आंसर आपको दिया जाता है तो रॉबर्ट हुक ही माने जाएंगे। 60 नंबर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 60 के आगे हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।